हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले चैप्टर का। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक कंप्लीट रिवीजन यहां पर करेंगे। तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में मैं आप लोगों को यहां पर बैगेज के प्रोविजंस भी बताऊंगा, मैं आप लोगों को स्टोर्स के प्रोविजंस भी बताऊंगा। तो सर यहां पर बात हो रही है बाई सी, बाई एयर, बाई लैंड, बाई पोस्ट, बाई पैसेंजर बैगेज की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऑफिसर जो ऑर्डर को पास करने के लिए कॉम्पिटेंट है, किसी भी डिसीजन को देने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसको हम लोग भाई यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। बट इसके अंदर बोर्ड नहीं आता है, अपील कमिश्नर नहीं आता है, इसमें अपीलिएट ट्राइब्यूनल भी नहीं आता है दोस्तों, राइट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और ड्यूटी, उसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें टैरिफ को क्लासीफाई करना, वैल्यू पता लगाना, एग्जम्पशन पता लगाना, ये सब आता है भैया, ठीक है। इसमें प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बैगेज का मतलब होता है अनअकम्पनीड बैगेज भी इसका पार्ट है, लेकिन दोस्तों इसमें मोटर व्हीकल्स आर नॉट इंक्लूडेड। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है भाई, बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसके बिहाफ पर गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉस्टियल गुड्स क्या है भाई, कॉस्टियल गुड्स इंडिया में कोई भी सामान अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्टियल गुड्स। कस्टम एरिया, तो ये बहुत प्यारी प्यारी डेफिनेशंस है। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इंडिया के किसी भी पोर्ट और एयरपोर्ट से अगर आप इंडिया के बाहर किसी पोर्ट और एयरपोर्ट पर जा रहे हो दोस्तों, तो हम आपके वेसल को फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे, राइट। तो ये सारी बात है। और इसके अंदर जो बाहर के फॉरेन कंट्री के जो नेवल वेसल हैं वो इंक्लूड होते हैं। फिशिंग एक्टिविटी अगर आप TWI के बाहर कर रहे हो तो भी आप फॉरेन गोइंग वेसल हो भैया। गुड्स का डेफिनेशन, पर्सन इन चार्ज, प्रोहिबिटेड गुड्स, तो इन डेफिनेशन को एक बार जरूर से पढ़ लेना है भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं जी अराइवल की। सेक्शन 29 में लिखा है कि जैसे ही कोई वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आता है भाई, तो उसे अपना लैंडिंग जो भी कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट है वहीं पर करना होता है, दूसरी जगह पर नहीं करना होता है। अगर आप दूसरी जगह पर करोगे तो भैया इलीगल इंपोर्ट माना जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में कर सकते हो। स्ट्रेस ऑफ वेदर हो, अनअवॉइडेबल कॉज हो, भागो भागो, बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, तो क्या वहां पर भाई आप उसको कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पर उतारोगे? नहीं भैया, कहीं पर भी उतार सकते हो। सेक्शन 30 कहता है भाई अराइवल, मैनिफेस्ट और रिपोर्ट। तो जब भी इंडिया में गुड्स इंपोर्ट होता है तो भाई जो जहाज का कैप्टन है, जो पर्सन इन चार्ज है ना, उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में दी जाती है दोस्तों, उसे हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट बोलते हैं। और दोस्तों बता दूं, वेसल के मामले में और एयरक्राफ्ट के मामले में अराइवल से पहले देनी पड़ती है, ई फाइलिंग होती है, लेकिन व्हीकल में आप आने के बाद आने वाले 12 आवर्स में दे सकते हो, मैनुअल फाइलिंग होती है। अगर टाइमली नहीं दोगे या अगर कोई सफिशिएंट कॉज आपके पास नहीं है तो पर्सन इन चार्ज पर भैया 50,000 रुपए की पेनल्टी यहां पर लगाई जा सकती है। तो अगर आप लेट फाइल करोगे तो पीओ को देखना होगा भाई, जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 30A क्या बोलता है? 30A PIC, पर्सन इन चार्ज जो होता है उसे डिलीवर करना पड़ता है अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेक्शन 31 में ये लिखा है भाई, जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिलेगा सामान को नीचे नहीं उतारोगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं भैया, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल करते हो ना होम कंजम्पशन के लिए, और जिस दिन एंट्री इनवर्ड मिलेगा, इन दोनों में से जो लेटर होगा उस दिन की भैया रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। लेकिन भैया जो बैगेज है, अकंपनीड पैसेंजर, क्रू मेंबर, मेल बैग, एनिमल, पेरिशेबल गुड्स, इनके मैटर्स में भैया, इनके मामले में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखना है जी? मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, मेल बैग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं भाई,
वहां पर ये काम नहीं करेगा, वहां पर बिना परमिशन के भी आप उसको उतार सकते हो। सेक्शन 32 ओनली दोज गुड्स विल बी अनलोडेड विच इज मेंशन्ड इन आईजीएम। सेक्शन 35 वाटर बॉन्ड प्रोसेस की बात करता है कि कोई भी सामान अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो भाई अगर वो बीच समुद्र में आप उसको वाटर बॉन्ड कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि सामान को बीच में से आप यहां पर लेकर आओगे, यहां से वापस उसको पानी में लेकर जाओगे तो उसके लिए एक बोट नोट प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। बाई पोस्ट के मामले में भैया ये जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बैगेज के मामले में भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेक्शन 45 क्या बोलता है? अनटिल इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस और ट्रांसशिप रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया? रिकॉर्ड मेंटेन करो, किसी को भी माल नहीं ले जाने देंगे। सर अगर उसकी मतलब उसकी प्रेजेंस में माल चोरी हो गया तो ड्यूटी कौन देगा? भैया कस्टोडियन देगा, मैं आपको बता दूं। और उसमें रेट ऑफ ड्यूटी मैनफीस्ट वाले दिन की लगती है, राइट। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं बेसिकली ये लोग। सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री की बात होती है। 3 तरह की होती है, व्हाइट वाली फॉर होम कंजम्पशन, येलो वाली फॉर वेयर हाउसिंग और ग्रीन वाली होती है भैया वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए। इंपोर्टर को एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंप्लाइंस सब कुछ देखनी होती है। टाइम लिमिट होती है भैया बिल ऑफ एंट्री वैसे तो बाद में ही फाइल होगी, लेकिन आप पहले भी फाइल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री को पहले भी फाइल कर सकते हो, अराइवल से पहले 30 दिन के, लेकिन ज्यादा पहले नहीं। मतलब अगर कोई चीज 30 डेज में इंडिया में आने वाली है तो आपको यहां बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 17 असेसमेंट के बारे में बोलता है भैया, सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है। वेरिफिकेशन पीओ करेगा, रीअसेसमेंट करेगा। अगर सेल्फ असेसमेंट सही नहीं है तो भैया रीअसेसमेंट भी ऑफिसर यहां पर करता है। तो ये सारी बात मैंने बताई। कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रीअसेसमेंट और 15 दिन में स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है। सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट है। आप ड्यूटी देना चाहते हो लेकिन भाई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप वहां पर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भैया मैं बता दूं, प्रोविजनल जो असेसमेंट होता है उसके अंदर जितना जल्दी होगा डिपार्टमेंट उसको फाइनलाइज करेगा। और अगर आपकी ड्यूटी ज्यादा बनती है, आपने ज्यादा ड्यूटी जमा करा दी, कम बनती है जब तो रिफंड मिलेगा। और अगर ड्यूटी ज्यादा बन गई तो भैया आपसे डिमांड की जाएगी। अच्छा, इसके लिए बॉन्ड भी भरवाया जाता है। बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है भाई कल को आप मना कर दो तो ये सारी बात है भाई यहां पर इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। बहुत बढ़िया सर। प्रोविजनल असेसमेंट का रेगुलेशन बना हुआ है कि इंफॉर्मेशन 15 दिन में देना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। और पीओ जो है इसको 2 महीने में फाइनल करेगा। जैसे ही इंटीमेशन मिलेगी, कोई भी केमिकल टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो जैसे ही पीओ को ये सारी चीजें मिल जाएगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो उसको फाइनलाइज कर देगा। कमिश्नर ऑफ कस्टम उसको फर्दर 3 महीने के लिए बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी बात है कस्टम ऑडिट 99A सेक्शन में होती है। ये भैया उसकी प्रमाइसेस पर जाकर होती है, ठीक है। प्रमाइसेस पर जाकर होती है, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसकी प्रमाइसेस पर होती है। 5 साल में जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, रिस्क बेस होती है। ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट द प्रमाइसेस, इसके लिए पहले से इंटीमेशन देना पड़ेगा। ये सारी बात है भैया। और अगर आप रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। 2 तरह की ऑडिट होती है, टीबीए और पीबीए। टीबीए मतलब होता है ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके बेस पर ऑडिट होती है। और अगर फिर शक गहरा जाता है, रिस्क ज्यादा नजर आती है, तो भैया फिर इस टीबीए को हम पीबीए में कन्वर्ट करेंगे। सेक्शन 47 इज कॉल्ड क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो भैया सेक्शन 46 में पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, उसके बाद सेक्शन 47 में क्लियरेंस ऑर्डर पास किया जाएगा। माल को क्लियर करने का ऑर्डर पास किया जाएगा। टाइम लिमिट होती है भैया, मैं आपको बता दूं, आप जैसी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हो 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको जमा कराना पड़ता है पैसा। और एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, डेफर्ड पेमेंट बेनिफिट भी कुछ लोगों को मिलता है। यहां पर डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी कुछ ऐसे लोगों को मिलती है भाई, तो जो बड़े इंपोर्टर होते हैं 1 से 15
महीने के अंदर अगर आपने कोई बिल ऑफ एंट्री आपको मिली है तो उसका पेमेंट उसी महीने की 16 तारीख तक करना है। 16 से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ तक कुछ मिला है तो अगले महीने की 1 तारीख तक करना है, लेकिन मार्च में 31 मार्च तक करना है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है। डेफर्ड पेमेंट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, राइट। मैंडेटरी पेमेंट होता है कई जगह पर। अच्छा, कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हो। कैश लेजर से तो कुछ भी पे करो भाई, क्रेडिट लेजर से केवल ड्यूटी ही पे होगी। सेक्शन 48, अगर माल को 30 डेज में क्लियर नहीं करवाओगे और माल अभी भी वहीं पर पड़ा है तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ऐसा जो माल होता है, ऐसा जो गुड्स होता है, उसके ऊपर जो है पीओ इसकी ड्यूटी असेस करेगा। ठीक है, सेंसिटिव गुड्स को कभी भी बेच सकते हैं, 30 डेज से पहले भी बेच सकते हैं। 49 सेक्शन है जी, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, बिन फेरे हम तेरे। कोई भी माल वेयर हाउस में जमा कराया जा सकता है जबकि वो वेयर हाउस गुड्स नहीं है, क्योंकि कुछ पेंडेंसी है तो भाई उसको वेयर हाउस में जमा करा सकते हैं, और नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ वेयर हाउसिंग नॉट अप्लाई। कमिश्नर ऑफ कस्टम में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ स्टोरेज फॉर फर्दर 30 डेज एट अ टाइम। एक्सपोर्टेशन क्या होता है, कोई भी माल जिसको आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, जैसे ही एक्सपोर्टेड वर्ड लगेगा उसका मतलब माल क्या हो गया भाई, एक्सपोर्ट हो गया। सेक्शन 39 में एक्सपोर्ट गुड्स आर नॉट टू बी लोडेड ऑन दी वेसल। माल को जब तक वेसल पर नहीं चढ़ाया जाएगा, जब तक एंट्री आउटवर्ड इज नॉट ग्रांटेड अदर देन बैगेज और मेल बैग्स, राइट। इसके बाद शिपिंग बिल, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, बोट नोट का प्रोसीजर। सेक्शन 40 के अंदर पर्सन इंचार्ज परमिट नहीं करता है माल को जब तक आप शिपिंग बिल प्रेजेंट ना कर दो। सेक्शन 41 के अंदर भैया पर्सन इंचार्ज बिफोर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस डिलीवर टू द पीओ एक्सपोर्ट जनरल मैनफिस्ट। सेक्शन 50 शिपिंग बिल का है जिसके अंदर पूरी ड्यूटी वगैरह सब आपको बतानी पड़ती है। सेक्शन 51 में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है अगर आप डिले करते हो। पोस्टल आर्टिकल्स के लिए क्या प्रोसीजर होता है, अगर सामान इंपोर्ट हो रहा है भाई तो जिस दिन पीओ को लिस्ट सौंपी जाएगी बाय द पोस्टल अथॉरिटी, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। और अगर एक्सपोर्ट का मामला है भाई तो जिस दिन एक्सपोर्टर पोस्टल अथॉरिटी को माल डिलीवर करेगा उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स, सामान को ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि वो तो वेसल और एयरक्राफ्ट पे काम आता है, बशर्ते कि वो जो वेसल है, वो जो एयरक्राफ्ट है वो फॉरेन गोइंग होना चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है, सेक्शन 69 की एप्लीकेबिलिटी भी वहां पर होती है। लेकिन भैया फ्यूल और लुब्रिकेंट्स पर ड्यूटी ड्रॉबैक 98% की जगह 100% मिलता है अगर वो फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट है, नॉट वेसल। वैसे ड्रॉबैक का चैप्टर अभी नेक्स्ट आएगा, वहां बताऊंगा आप लोगों को। सेक्शन 89 गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड रिक्वायर्ड एज स्टोर्स ऑन एनी फॉरेन गोइंग वेसल मे बी एक्सपोर्टेड। तो भैया ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। स्टोर्स को कैसे मेजर करेंगे, वेसल का साइज देखेंगे, एयरक्राफ्ट का साइज देखेंगे, क्रू मेंबर्स के नंबर देखेंगे, ऐसे पता लगाएंगे। सेक्शन 90 स्टोर्स फॉर यूज इन अ शिप ऑफ इंडियन नेवी में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बैगेज सेक्शन 77 में होता है। बैगेज के लिए भैया डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, रेट ऑफ ड्यूटी उसी दिन की लगेगी जब डिक्लेरेशन फाइल करोगे। यहां पर रेट ऑफ ड्यूटी फिक्स होती है बैगेज में। 35% एड वैलोरम है, स्वच्छ भारत सेस है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10%, तो द इफेक्टिव रेट इज 38.5। सेक्शन 79 ड्यूटी रिलीफ अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बैगेज। भैया बैगेज में जो यात्री सामान आप लेकर आ रहे हो मिनिमम पीरियड के लिए उस पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, पैसेंजर बैगेज रूल्स बने हुए हैं। इंडियन पैसेंजर हो, रेजिडेंट हो और आ रहे हो भाई दूसरी कंट्री से अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो पर्सनल सामान और ट्रैवल सॉविनियर्स तो कितना भी ला सकते हो, लेकिन वैसे 50,000 की लिमिट है अनेक्जर फर्स्ट के आइटम्स को छोड़कर। तो जो आइटम अनेक्जर फर्स्ट में आ रहे हैं उस पर आपको 50,000 की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अगर फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हैं, क्योंकि हम रूल 3 में ऊपर नहीं आ पाए, तो भैया है तो रूल 3 लेकिन अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार लिमिट 15,000 हो जाएगी। और सर अगर हम इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया और हम इन 3 कंट्रीज से आते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार से आते हैं, तो भी लिमिट भैया 15,000 यहां पर हो जाती है।
अच्छा, अगर अराइवल बाई लैंड हो रहा है, अगर अराइवल बाई लैंड हो रहा है तो भाई पर्सनल इफेक्ट ही आप ड्यूटी फ्री ला सकते हो। अगर पैसेंजर इन्फेंट है तो ओनली यूज्ड पर्सनल इफेक्ट विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री। द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ पैसेंजर कैन नॉट बी पूल्ड विथ द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज ऑफ एनी अदर पैसेंजर। इन्फेंट का मतलब 2 साल तक का बच्चा, रेजिडेंट मतलब जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है इंडिया में, टूरिस्ट का मतलब है जो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में ना रुका हो। पर्सनल इफेक्ट आपको पता ही है। लेडी पैसेंजर ज्वेलरी कितनी ला सकती है भाई? 40 ग्राम तक लाएगी और वैल्यू कैप है 1 लाख। जेंटलमैन पैसेंजर कितना लाएगा भाई? वजन में देखूं तो 20 ग्राम तक, लेकिन वैल्यू कैप है 50,000। अगर रेजिडेंस को शिफ्ट कर रहे हो भैया तो अलग से बेनिफिट मिलेगा। जो रूल 3 और 4 है उसका बेनिफिट तो आप लोगे ही लोगे, साथ में रूल नंबर 6 में और भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आप 3 से 6 महीने के बाद इंडिया में आए हो भाई और अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हो तो आपको 60,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और अगर आप 6 महीने से 1 साल लौट कर आए हो तो 1 लाख का बेनिफिट है। 1 साल से 2 साल आए हो तो 2 लाख का बेनिफिट है। और अगर मिनिमम 2 साल आपने स्टे किया है तो 5 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्रू बैगेज भी ला सकते हैं भाई, लेकिन जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो चॉकलेट, चीज, कॉस्मेटिक, पेटी गिफ्ट ला सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1500। इसके बाद मैंने एनेक्सर 1 बताया है, फायर आर्म्स, सिगरेट 100 से ज्यादा लाओगे भैया लिमिट नहीं लगेगी, 100 तक ही लिमिट का यूज है। एल्कोहलिक लिकर 2 लीटर तक लाओगे तो ही लिमिट लगेगी, लिमिट अभी ऊपर बताई थी। गोल्ड सिल्वर किसी भी फॉर्म में लाओगे तो भैया कोई लिमिट नहीं लगेगी। एक लैपटॉप कोई भी बंदा इंडिया के बाहर से अपने पर्सनल यूज के लिए ला सकता है जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है, अदर देन क्रू मेंबर एज ए बैगेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ द कस्टम ड्यूटी। पूलिंग इज नॉट अलाउड। दूसरे पैसेंजर की उसमें लिमिट में पूलिंग इज नॉट अलाउड। और बता दूं भाई, अगर कोई सामान लाए हो इंडिया के बाहर से और अब उसको प्रोहिबिटेड है, वो इंडिया में क्लियर नहीं हो सकता, तो आप उसको वहीं पर डिटेन करवा सकते हो, ठीक है। फिर जब जाओगे तो वापस ले जाना। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट 52 से 56 में आता है। कोई भी सामान ट्रांजिट और ट्रांसशिप्ट हो सकता है। बैगेज बाई पोस्ट और स्टोर्स पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। ट्रांसशिपमेंट का मतलब गाड़ी बदल जाती है, ट्रांजिट का मतलब सेम कन्वेंस रहता है। इसके अंदर रिकॉर्ड्स कंटिन्यू बने रहते हैं, ट्रांसशिपमेंट में रिकॉर्ड भी चेंज होंगे। 55 कहता है भाई, कोई भी गुड्स अलाउड टू बी ट्रांजिटेड टू एनी कस्टम स्टेशन ऑन अराइवल बी लाइबल टू ड्यूटी एज आर विच आर एंटर्ड ऑन फर्स्ट इंपोर्टेशन। तो भाई आप बाहर से आए, यूएसए से मुंबई आए, अब मुंबई पोर्ट पर आपने क्लियरेंस नहीं ली और आप मुंबई से केरल चले गए हो तो ड्यूटी भैया केरल पे लगेगी, ऐसा मानेंगे जैसे केरल में ही फर्स्ट इंपोर्ट हुआ था। तो भाई ये हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय दोस्तों। और लास्ट में एक बात और बोलूं भाई, इसका क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन बैंक मैंने फ्री में अवेलेबल करवाया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार इसके क्वेश्चंस को जरूर देखें। बैगेज का क्वेश्चन भी जरूर देखें, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार जरूर करके जाएं। बैगेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जितने भी स्टडी मैट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस हैं उन सबको भैया मैंने यहां पर कवर कर दिया है। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।